I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों जब कल वर्ल्ड कप चल रहा था तो शाम को लगभग 7 बजे के आसपास एक बड़ी खबर सामने आई। बताया ये जा रहा है कि गैलेक्सी लीडर नाम का एक शिप जो कि टर्की से चला था और वो रेड सी में था और उसको भारत आना था, उसको बीच में ही रेड सी में ही हौतीज रेबल के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। ये आप खबर देख सकते हो, इंडिया बाउंड शिप हाईजैक्ड बाय यमन्स हौती रेबल्स इन रेड सी। इसी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या यहां पर बताया जा रहा है। और इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि 25 क्रू मेंबर्स भी हैं जो इस समय हौती रेबल्स के पास हैं। तो आगे क्या होगा इसको लेकर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए, तो हमारे अलग अलग बैचेस हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैच ये आपको अवेलेबल हैं। स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप कोई भी फाउंडेशन बैच, ऑप्शनल के बैच लेना चाहो तो सबसे कम दाम पर मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि कल रविवार को शाम को इजराइल की तरफ से यह सबसे पहले बताया गया कि यमन के अंदर जो हौती मिलिशिया ग्रुप है, देखिए आपको अगर मैप में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, यहां पर सऊदी अरब है, ये ऊपर रहा इजराइल जहां पर वॉर चल रहा है इस समय। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यमन के बारे में। अब यमन में आपको पता है कि लंबे समय से सिविल वॉर का दौरा पूरा चल रहा है। अब सिविल वॉर कैसे? क्योंकि वहां पर जो हौती रेबल्स हैं उन्होंने कई सारे एरिया में अभी अपना कैप्चर कर रखा है, और वो एक तरह से अभी तक आप देखोगे तो सऊदी अरब के खिलाफ थे, UAE के खिलाफ थे, और लगातार यहां पर अटैक चलता रहता था। लेकिन में आपने रिसेंटली एक खबर भी सुनी होगी कि इजराइल हमास का वो जो वॉर चल रहा था, इसको देखते हुए हौती जो रेबल्स हैं यमन के अंदर, उन्होंने कुछ मिसाइल्स दागी थी जिसको इजराइल ने मार गिराया था। ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो यमन के अंदर हौतीज हैं इनको पूरा सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा। ये जो ईरान है ये पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। इसका कारण ये भी है क्योंकि ईरान के अंदर आप देखोगे तो शिया मेजॉरिटी है, और जो हौती रेबल्स की मैं बात कर रहा हूं ना, ये भी आपके शिया मेजॉरिटी हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो सऊदी अरब के साथ बार बार इनका जो तकरार है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सऊदी अरब में सुन्नी मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो बताया ये जा रहा है कि यहां पर एक शिप था जो कि यमन के करीब था, मतलब कि यमन का जो कोस्ट आप देख रहे हो यहां से इधर था और ये भारत की तरफ आ रहा था, मतलब ऊपर टर्की से चलते हुए। अब रेड सी आपको पता ही है कि यहां पर ये रेड सी है, सुएज कनाल है, और यहां से होते हुए अगर भारत आना है तो ये वाला जो स्टेट है बाब एल मैंडेब, उधर से होते वो भारत की तरफ आता है। लेकिन पहले ही यहीं पर जो शिप है उसको कहीं ना कहीं हाईजैक किया गया है, ये एक बड़ी खबर आई। और इसीलिए आप देखोगे इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ ईरानियन एक्ट ऑफ टेररिज्म, मतलब कि ये जो शिप है उसको हाईजैक किया है हौतीज ने। लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि दिस इज ईरानियन एक्ट ऑफ टेररिज्म, मतलब कि हम सबको पता है कि ईरान सपोर्ट करता है हौतीज को, और इसीलिए इस चीज को ईरान के साथ लिंक करके बताया जा रहा है। और इनफैक्ट यहां पर जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज को कहा है कि यहां पर इस शिप पर कोई भी इजरायलीज नहीं था, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ये जो शिप है इट इज ओन्ड बाय ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन के द्वारा ओन किया जाता है और जापान के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जापान की कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एक्चुअली बड़े बड़े शिप्स आप देखोगे ना तो उसका काफी सारा लिंक आपको अलग अलग देश में देखने को मिलेगा, मतलब कि उसकी ओनरशिप जो है कई और देश यहां पर लेते होंगे, उसको ऑपरेट किसी और के द्वारा कराया जाता होगा, उसके अंदर अलग अलग नेशनैलिटीज के आपको क्रू मेंबर्स देखने को मिलते होंगे, तो वैसा ही होता है। अब जहां तक हौतीज की सवाल है, मतलब कि जब ये इजराइल की तरफ से बताया गया तो हौतीज ने इसको लेकर क्या कहा है। देखो, हौतीज ने कंफर्म किया है, उन्होंने कहा है कि जी हां, हमने यहां पर एक शिप को जो है हाईजैक किया है, इसको हौतीज ने खुद बोला है। लेकिन यहां पर उनका देखिए क्या कहना है, हौतीज का कहना है कि हमारी जो दुश्मनी है वो इजराइल के साथ है, और ये जो शिप हमने यहां पर हाईजैक किया है वो एक इजरायली शिप है। अब यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि इजराइल अपनी तरफ से ये कह रहा है कि ये जो शिप है उसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं, मतलब कि वो इजरायली शिप नहीं है। लेकिन जो हौतीज है उनका कहना है कि नहीं, ये इजरायली शिप था, इसी के लिए हमने इसको एक तरह से कैप्चर किया है, हाईजैक किया है। और ये जो शिप है
जो कि रेड सी के सदर्न पार्ट में था, मतलब ये पूरा रेड सी अगर आप देखोगे तो इसके सदर्न पार्ट में था, इसको यमन के एक पोर्ट पर ले जाया गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पोर्ट है। लेकिन इसके अंदर 25 क्रू मेंबर्स हैं। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है कि उनका क्या होगा। वो अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं, जैसे यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस, मैक्सिको, कई अलग अलग देश से यहां पर बिलोंग करते हैं। एंड यहां पर हौतीस का ये कहना है कि वी आर ट्रीटिंग द शिप्स क्रू इन अकॉर्डेंस विथ इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्रू मेंबर्स हैं उनको हम इस्लामिक प्रिंसिपल और वैल्यूज के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। और हाउतीज ने हाईजैक किया है ये शिप बाय लोअरिंग इट्स फाइटर्स यूजिंग अ हेलीकॉप्टर। मतलब कि इसको हाईजैक कैसे किया गया। ये जो गैलेक्सी लीडरशिप है, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली ये शिप है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे अगर आपको याद हो लास्ट टू लास्ट ईयर रेड सी में एक शिप फंस गया था, उसके ऊपर आपने देखा होगा नाम लिखा हुआ था एवरग्रीन, आपको याद होगा ना, ग्रीन कलर का। तो वो शिप का नाम होता है, वैसे ही इस शिप का नाम था गैलेक्सी लीडर। और इसको कैप्चर कैसे किया गया, एक हेलीकॉप्टर, हौतीज ने, जो हौती रेबल्स हैं वो एक हेलीकॉप्टर लेके आए और हेलीकॉप्टर से जो रस्सी रोप के माध्यम से अपने जो उनके जो लोग हैं उनको शिप पर उतारा गया और यहां पर क्रू मेंबर्स को कैप्चर कर लिया गया। इस तरह से ये पूरा हाईजैक हुआ है। लेकिन देखिए यहां पर जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी है कि इसमें कोई भी इजरायली नहीं था और ये शिप इजराइल का नहीं है। इसी की वजह से कंफ्यूजन है, अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये इजराइल को, कि हौतीस का कहना है कि इजराइल का था और इजराइल का कहना है कि नहीं ये इजराइल का नहीं था। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि ये जो शिप है इसको लास्ट कहां पर ट्रैक किया गया था। कहने का मतलब यह है कि आज के डेट में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, आप इजिली किसी भी चीज को ट्रैक कर सकते हैं। फ्लाइट हो गया उसको ट्रैक कर सकते हैं, शिप हो गया उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा फ्रॉम मैरीन traffic.com, अगर आप वहां पर जाओगे तो सारे शिप्स को आप ट्रैक कर सकते हो। उनके डेटा के आधार पर यह बताया जा रहा है कि ये जो गैलेक्सी लीडरशिप था ये रेड सी के साउथ वेस्ट ऑफ जेदा में देखा गया पिछले 1-2 दिन पहले। मतलब ये आप देखोगे, मैंने आपको बोला ना ऊपर टर्की से ये आ रहा था और ये चलते चलते जेदा जो है, ये आप देख रहे हो, ये जो पोर्ट है सऊदी अरब का, उसके जस्ट नीचे यहां पर देखा गया था 1-2 दिन पहले। ये उनके डेटा के अंदर बताया क्या है। एंड ये जो वेसल है वो कहां जा रहा था, ये बेसिकली भारत के पीपावाव, यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात, जो गुजरात के अंदर पोर्ट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ये वाला जो गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, यहां पर इसको कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। तो उसी के जस्ट स्टार्टिंग में यहां पर आप देखोगे ये पोर्ट है जिसका नाम है पीपावाव पोर्ट, ठीक है। तो वो जो शिप है बेसिकली यहां से होते हुए भारत आनी थी और कुछ मीडिया के आधार पर यह भी बताया गया जब मैं देख रहा था कि अल्टीमेटली इसको बहामास जाना था। बहामास कहां पे है, अगर आप देखोगे तो जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये क्यूबा आप देख रहे हो, उसके जस्ट ऊपर यहां पर ये आइलैंड आपको देखने को मिल रहा होगा बहामास, वहां पर इसको जाना था। ऐसी यहां पर खबरें बताई गई हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ब्रिटिश मिलिट्री की जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस है उनके द्वारा एक्चुअली एक वार्निंग प्रोवाइड किया जाता है। ये जो पूरा पर्शियन गल्फ आप देख रहे हो ना, ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये जो पूरा एरिया हो गया, ये अक्सर माना जाता है कि काफी डेंजरस है। शिप्स वगैरह जब गुजरती है ना यहां से तो काफी ज्यादा डर रहता है कि क्या उन शिप्स को कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इसी की वजह से इंश्योरेंस के रेट भी आप देखोगे ना, जो शिप इस रास्ते से गुजरती है पूरा पर्शियन गल्फ और ये वाली चीजें, तो वहां पर इंश्योरेंस का रेट भी ज्यादा होता है क्योंकि डेंजर होता है। कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। तो यहां पर क्या है कि जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस हैं उन्होंने इसके बारे में बताया, क्योंकि वो लगातार वार्निंग वगैरह शिप्स को देते रहते हैं वहां पर। उन्होंने ये कहा कि यमन का जो पोर्ट है होदेदा, ठीक है, मैं भी अगेन आपको दिखाता हूं अच्छे से, ये यमन अगेन आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है, यमन हो गया और ये अफ्रीका है इस साइड, और अफ्रीका, यमन और अफ्रीका के बीच में ये जो कंट्री आप देख रहे हो ये है अर्ट्रिया, अफ्रीका के साइड। तो बताया ये जा रहा है कि ये जो शिप है वो इधर था करीब होदेदा, ये जो पोर्ट आप देख रहे हो यहां पर यमन का, उससे लगभग 150 किलोमीटर के दूरी पर था और यहां से हेलीकॉप्टर भेजा गया हौतीस के द्वारा, उस शिप को कैप्चर किया गया और फिर इसको होदेदा जो पोर्ट है, और वहां पर होदेदा एक्चुअली शहर है, वहीं पर एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ऑफ सलीफ, वहां पर इस शिप को ले जाया गया है। ये इंफॉर्मेशन बेसिकली जो ब्रिटिश मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। देखो ये सारी चीजें मीडिया रिपोर्ट हैं, एकदम 100% हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिर इसके साथ साथ एक और जो चीज समझ में आती है कि इस शिप के अंदर जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रैकर था वो ऑफ कर दिया गया था। एक्चुअली क्या है कि जितने भी शिप्स आप देखोगे ना जो जाती हैं इंटरनेशनल ट्रेड लाइन से, तो उनका ये जो AIS ट्रैकर है,
ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रैकर, जिससे ट्रैक किया जा सकता है, वो लगातार ऑन रहता है। लेकिन जब भी क्रू मेंबर्स को लगता है कि उनके शिप पर अटैक होने वाला है या फिर हाईजैक किया जा सकता है, तो अपने शिप को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो जो हाईजैकर्स हैं वो भी उसको ट्रैक कर पाएंगे, तो क्रू मेंबर्स क्या करते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं कई बार। तो यहां पर भी क्या हुआ है कि ये जो गैलेक्सी शिप था उसको भी ऑफ कर दिया गया था, इसका जो AIS ट्रैकर है। तो ये भी देखना होगा कि आगे क्या होता है। खैर जो भी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो रेड सी, जैसा मैंने आपको बताया, रेड सी स्ट्रेच होता है ऊपर सुएज कैनाल से लेकर नीचे ये जो बाब एल मंदब है उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। नैरो पैसेज है एंड ये एक तरह का सबसे की ट्रेड रूट है पूरे ग्लोबल शिपिंग में। आप देखोगे तो बहुत सारी जो एनर्जी, मतलब जो ऑयल वगैरह की सप्लाई हो गया, जितनी भी चीजें हैं ना ग्लोबल शिपिंग, कार्गो वगैरह, वो सब कुछ यहीं से भेजा जाता है। और इसीलिए क्या हुआ था कि जो इजराइल हमास का वॉर स्टार्ट हुआ ना, इसको देखते हुए अमेरिका ने अपने बहुत सारे जो जहाज हैं उसको तैनात कर दिया रेड सी में, इस पूरे रीजन में, ताकि यहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यहां पर अगर प्रॉब्लम आएगा तो जो पूरा ट्रेड रूट है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। वो ऑलरेडी यूएस की नेवी ने अपने मल्टीपल शिप्स को तैनात यहां पर कर रखा है। नवंबर 15 को मैं आपको बताता हूं कि अभी जस्ट एक इंसिडेंट हुआ है 5 दिन पहले। यूएसएस थॉमस हंडर रेड सी में था, यहीं पर था बताया जा रहा है, और उन्होंने ये कहा कि यमन की तरफ से एक ड्रोन आया हमारे शिप के ऊपर, और वो जब ड्रोन आया तो हमने उसको खत्म कर दिया, अपने शिप के माध्यम से उस ड्रोन को ही खत्म कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि ये ड्रोन उस शिप के ऊपर अटैक कर सकता है। तो अमेरिका का कहना है कि इस तरह की लगातार चीजें, गतिविधियां उस पूरे रीजन में होती रहती हैं, और वो उसकी सुरक्षा हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे वॉर में डर यह है कि क्या ये वॉर फर्दर बढ़ने वाला है। यहां पर ईरान के रोल को भी दिखाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर जब से न्यूक्लियर एग्रीमेंट टूटा है यूएस और ईरान के बीच में, उसके बाद से ईरान लगातार कई सारे शिप्स के ऊपर अटैक कर रखा है, और स्पेशली गाजा पट्टी पे अटैक हुआ है जब इजराइल और हमास का, उसमें भी यहां पर देखने को मिला है कि ईरान ने लगातार वार्निंग दे दी है कि ये जो पूरा वॉर है वो और वाइडर हो सकता है, पूरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज आपको समझना है कि यमन के अंदर ये जो हौतीज हैं वो यहां पर अब क्यों वॉर में आना चाहते हैं। इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली यहां पर यमन में जो लोग रह रहे हैं ना, वो हौतीज से भी अब धीरे धीरे परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो चुका है यहां पर सिविल वॉर का, और लोग भी परेशान हो गए हैं कि वॉर कब तक चलेगा। तो वो हौतीज के लीडरशिप से परेशान है, और कहीं ना कहीं हौतीज को एक तरह से मौका मिल गया है, क्योंकि अगर मान लो हौतीज अटैक करेगी, इजराइल के ऊपर अटैक करेगी, शिप्स के ऊपर अटैक करेगी, तो लोकल जो सपोर्ट है वो हौतीज के लिए एक तरह से बढ़ जाएगा। तो हौतीज भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट को जुटाने के लिए यहां पर इस तरह की चीजें कर सकती हैं। तो ये पूरा मामला है, अब देखना होगा आगे क्या होता है, ये शिप से रिलेटेड क्या आगे खबर आती है। लेकिन जो भी अभी तक कुछ हुआ है वो मैं आपको बताया, समझ में आया होगा आपको, आई एम श्योर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आपको बताना है कि विच स्टेट डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम एशिया। यहां पर अलग अलग स्टेट्स के नाम है, आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।